फर्जी विकलांगता सर्टिफिकेट, 140 एकड़ से ज्यादा कृषि योग्य भूमि, 6 दुकानें, 7 फ्लैट और 900 ग्राम सोना और हीरा, 17 लाख की घड़ी और 4 लग्जरियस गाड़ी और छोटे छोटे गाड़ी बहुत सारा, 2 अपना निजी कंपनी, 1 ऑटोमोबाइल में हिस्सेदारी और खुद का संपत्ति 17 करोड़। देखिए दोस्तों, कैसे अपने विकलांगता का सर्टिफिकेट का दुरुपयोग किया और ओबीसी का सर्टिफिकेट बना करके इस चीज का फायदा लिया, और जिस व्यक्ति को यह फायदा मिलना चाहिए उसे नहीं मिलता, और जो व्यक्ति इस फायदे का योग्य नहीं है उसको यह फायदा मिल रहा है रिजर्वेशन का। आप लोग तो अभी तक जान ही गए हैं। इस वीडियो में हम किसके बारे में देखेंगे? वर्तमान में पुणे से ट्रांसफर होकर वाशिम जिला में पदासीन आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर। पूजा खेडकर बचपन से ही पढ़ने में बहुत तेज थी, इसमें तो कोई दुराई नहीं। हालांकि इनके दादाजी भी एक बड़े पदाधिकारी रहे हैं। इनका पिता का नाम है दिलीप राव खेडकर, जो कि महाराष्ट्र सरकार के पूर्व प्रदूषण नियंत्रक का हेड ऑफिसर रहे हैं, और वर्तमान में इनकी माता जो है अहमदाबाद के भलगांव में सरपंच है। हालांकि इनके माता के ऊपर भी एक वहां के लोकल किसानों द्वारा एक गंभीर आरोप लगाया गया है कि किसानों को ये पिस्टल से धमकाती हुई वीडियो में वायरल हुआ है इनका वीडियो। उस चीज पे हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। चर्चा करेंगे कि लाखों स्टूडेंट हर एक साल पूरे भारतवर्ष में यूपीएससी का फॉर्म भरता है, ये सोच के फॉर्म भरता है कि हमारा सालों का मेहनत सफल हो जाए और हम इस मेहनत करके सफलता हासिल करके समाज को एक अच्छी दिशा दें। लेकिन जब फर्जी सर्टिफिकेट का फायदा लेके कोई व्यक्ति या कोई स्टूडेंट्स आईएएस अधिकारी बन जाता है, तो वो समाज के लिए क्या उत्थान का काम करेगा, वो समाज को कितना आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा, ये बहुत ही सोचने का विषय है। देखिए दोस्तों, ये सर्टिफिकेट आज सामने निकल के आया तभी ना, जब सामने नहीं निकल के आता तो क्या किसी को पता चलता कि पूरे भारतवर्ष में नीट का एग्जाम पेपर लीक के समस्या के साथ साथ यूपीएससी में भी यही समस्या हो रहा है। लेकिन ना जाने इसके बदले में कितने पूजा खेडकर ने इस तरह से अपनी बहाली को प्रक्रिया के द्वारा अपना पद पे काम कर रहे होंगे पूरे भारतवर्ष में, ये किसी को पता नहीं। लेकिन ये बहुत ही एक संवेदनशील मामला है और बहुत ही जांच का विषय है। 2021 के यूपीएससी में क्वालिफाइड 841वां रैंक लाने वाली पूजा राव खेडकर। देखिए दोस्तों, जब 2007 में 12 ये पास कर गई तो इनका पिताजी ने इनका एडमिशन जो है एमबीबीएस कॉलेज में मेडिकल के क्षेत्र में कराने के लिए काशीबाई नवल कॉलेज में इसका एडमिशन हुआ। उस कॉलेज का उसमें जो वर्तमान में डायरेक्टर थे अरविंद भोरे, जो अभी भी वहां पे डायरेक्टर के रूप में पदासीन है, उनके द्वारा बोला गया है 2007 में नीट जैसी संस्थान नहीं थी। उस समय 2 टाइप से एडमिशन होता था, एक होता था गवर्नमेंट द्वारा, दूसरा होता था एसोसिएशन अर्थात प्राइवेट कॉलेज के द्वारा। तो इनको जो है नॉन क्रीमी लेयर के अंतर्गत जो है ये ओबीसी कोटा के अंतर्गत जो है इनका एडमिशन हुआ। क्योंकि वहां पे जो है सीटी जब टेस्ट लिया गया था 200 में जो है 141 नंबर इनको आया और वह टेस्ट में क्वालिफाइड हो गई और इनका एडमिशन हो गया वहां पे। लेकिन मेडिकल कॉलेज के डायरेक्टर अरविंद भोरे के द्वारा एक बहुत ही बड़ा बात बोला गया है कि जिस समय वह कॉलेज पास हो रही थी, जिसमें कॉलेज वो पास कर गई, वो उसमें फिट एंड फाइनल थी, उनको किसी तरह का आंख का प्रॉब्लम नहीं था। आखिर ये भी एक सस्पेंशन क्रिएट कर देता है। यहाँ भी एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है कि कुछ ना कुछ तो धांधली हुआ है। देखिए, नॉन क्रीमी लेयर क्या होता है, क्रीमी लेयर क्या होता है? सरकार के द्वारा रिजर्वेशन में एक व्यवस्था किया गया है, इसकी वार्षिक आय साल में 8 लाख से कम होता है, उनको नॉन क्रीमी लेयर के अंतर्गत रखा जाता है और वह ओबीसी कोटा के आरक्षण का फायदा ले सकती हैं। लेकिन जिनकी आय 8 लाख से अधिक है वो क्रीमी लेयर के अंतर्गत आ गया और यह वह कोटा का फायदा नहीं ले सकती है। लेकिन इनके पिताजी वंचित बहुजन आघाड़ी पार्टी से अहमदाबाद से 2024 में जब चुनाव लड़ रहे थे तो वो हलफनामे में अपनी संपत्ति का 40 करोड़ का ब्यौरा दायर किया था। तो यहीं से एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है कि जब 8 लाख से कम संपत्ति साल में होता है, वो जब नॉन क्रीमी लेयर के अंतर्गत आता है, तो ये नॉन क्रीमी लेयर के अंतर्गत कैसे आ गया? जिनका पर्सनल 17 करोड़ की संपत्ति है, तो वो नॉन क्रीमी लेयर के अंतर्गत कैसे आ गया? नॉन क्रीमी लेयर के अंतर्गत ये एमबीबीएस में एडमिशन करके वहां से डिग्री प्राप्त करके पास आउट हो जाते हैं, तो ये कुछ दिन प्राइवेट अस्पतालों में अपनी सेवा देते हैं। लेकिन उसी दौरान ये यूपीएससी का भी तैयारी कर रहे थे और यूपीएससी में 2021 में इनको 800 और इंडिया 41वां रैंक आया। उनके मुताबिक इनको आईआरएस मिला, लेकिन इनको चाह था कि हमको आईएएस मिले। तो आखिर दिमाग कैसे लगाया जाए? इन्होंने अपने आप को विकलांगता सर्टिफिकेट बनाने का प्रयास किया। हालांकि पहला संस्थान में गया तो इनका विकलांगता सर्टिफिकेट नहीं बना, लेकिन चौहान सेंटर में गया, वहां से इनका विकलांगता का सर्टिफिकेट बन गया और ये अपने आप को विकलांग घोषित कर दिया। हालांकि ये सर्टिफिकेट जब लगाया तो यूपीएससी के द्वारा वेरीफाई होने के लिए इनको बहुत बार बुलाने की कोशिश किया। 22 अप्रैल 2022 को
दिल्ली एम्स इनको बुलाया, लेकिन ये बोली कि हमको कोरोना पॉजिटिव है, नहीं जाएंगे, और वहां ये नहीं गई। 26 मई 2022 को दिल्ली एम्स बुलाया गया, फिर ये नहीं गई। 27 मई 2022 को ये सफदरगंज हॉस्पिटल गई और अगला डेट मांग ली। 1 जुलाई 2022 को दिल्ली एम्स में इनको बुलाया गया, फिर भी ये नहीं गई। 26 अगस्त 2022 को दिल्ली एम्स बुलाया गया और ये वहां पर गई, लेकिन प्राइमरी मेडिकल चेकअप हुआ और ये वहां से निकल गई। लेकिन फिर भी ये दोबारा इनको बुलाया गया और ये दोबारा जो है लोकल किसी अस्पताल से अपना एक विकलांगता सर्टिफिकेट बनाकर यूपीएससी को दिया और यूपीएससी ने इस चीज को रिजेक्ट भी कर दिया। लेकिन कुछ समय के बाद आखिर यूपीएससी ने किसके दबाव में आकर के वह सर्टिफिकेट सही ठहरा दिया, वह सर्टिफिकेट सही बता दिया। ये बहुत बड़ा जांच का विषय है और ये जांच यदि नहीं होता है तो ये करोड़ों युवाओं को, लाखों युवाओं जो भारत वर्ष में एग्जाम देते हैं, उनके सपनों पर पानी फिरने जैसा दिख रहा है। हालांकि वह अधिकारी द्वारा नहीं छोड़ा गया, क्योंकि बिना इन्वेस्टिगेशन का किसी भी चोर को रिहा करना ये जायज नहीं होता है। हद तो तब हो गई, एक दिन पुणे के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के ऑफिस के सारा सामान बाहर निकाल के रख दी और अपना ऑफिस बना दी। ये अपने से छोटे रैंक के अधिकारी को हमेशा बोलते रहती थी कि मुझे एक स्टाफ चाहिए और मुझे लग्जरी गाड़ियां चाहिए और मुझे एक ऐसा फ्लैट चाहिए जो कि वॉशरूम से अटैच हो और सारी सुख सुविधा मिले। क्या लगता है दोस्तों, यदि को आईएएस बनता है, ये समाज से सेवा करने जुड़ा हुआ है। ये जितना भी फीमेल बनती है 90%, 100 में 100% मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन 90% इतना वो कह सकते हैं कि वो पहला प्रीफरेंस रहता है वो पढ़ के आईएएस बने और दूसरा रहता है वो मॉडलिंग क्षेत्र में इंटरेस्ट रखे। लगता है आने वाला दिन में जो है ये इंडिया का फ्रेम जो है, जिसे यूपीएससी कहा जाता है, क्या ये यूपीएससी अब यूपीएससी लायक रहा है? क्या यूपीएससी विश्वास किया जा सकता है? एक मामला निकल के आया तो ना, ऐसा बहुत सारा मामला है। कुछ मामला केरल में भी देखने को मिला है। यूपी का भी अपने आप को हीरो बताता था, योगी सरकार ने एक्शन लिया और उसको नौकरी से बर्खास्त कर दिया। वो भी आईएएस था, उनका नाम था अभिषेक। लाखों स्टूडेंट हर साल यूपीएससी का एग्जाम देते हैं, उनको पहले से पता चल जाएगा कि इतना कम सीट निकलने के साथ ही उनके साथ ऐसा होने वाला है। तो बताइए उस स्टूडेंट के दिल और मन पे कैसा साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ेगा? क्या वह दिल से पढ़ाई करना चाहेगा? अब जब कम पढ़े लिखे लोग व्यक्ति जाएंगे उस क्षेत्र में, तो क्या लगता है कि हमारा देश कभी ग्रोथ कर पाएगा? अब इसके लिए बदौलत एक अच्छे डीएम हो, एक अच्छे कलेक्टर हो, एक अच्छे आईपीएस हो, आईएएस हो, आईआरएस हो, दुनिया देखना शुरू कर देंगे कि पुणे में ऐसा हुआ है और हर कलेक्टर के दिमाग में ऐसा ही ढंग के बात चलता होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ ऐसा डीएम भी है जो समाज में एक ऐसे काम किए हैं जो कि वो नहीं भी रहते हैं तो लोगों ने उनको बहुत ही रिस्पेक्ट से याद करते हैं। लेकिन हम सभी आईएएस अधिकारी का रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि इनके बिना एक कदम भी भारत आगे नहीं बढ़ सकता है। क्योंकि इनके जैसा स्टडी करने के साथ साथ ये दुनिया का सबसे टफेस्ट एग्जाम कहा जाता है यूपीएससी को, और ये यूपीएससी क्वालिफाइड करना ये आम बात नहीं है। इतना टेक्निकल आसान भी नहीं है कि यूपीएससी को आसानी से क्वालिफाइड कर जाए। एक यूपीएससी क्वालिफाइड करने के लिए आदमी को कितना बड़े बड़े चीज से कंप्रोमाइज करना पड़ता है। वो जो यूपीएससी का एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन करते हैं उनसे जाके पता कीजिए, वो लाइफ में कितने घंटा अधिक पर डे पढ़ने के पीछे टाइम देते हैं, उस चीज से पता चल जाएगा। ताकि इनका ऑडी कार को जब्त कर लिया गया है और इनके घर पे नोटिस दिया गया है और इनसे जवाब मांगा गया है। यदि इनका दोषी सिद्ध हो जाता है तो इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन शुरुआत में अगर इस चीज पे अगर ध्यान दिया जाता, 2022 में अगर इस चीज पे ध्यान दिया जाता, तो आज इतना बड़ा देश